वो जो चितवन से बसेस में भर करके लोग चितवन को सपोर्ट करने आते हैं, आज उन सभी लोगों को जिमी नीशम ने ट्रॉमा दे दिया था। जिमी नीशम जब बासिल को रन्स मारने शुरू किए, और उससे इनफैक्ट उससे पहले ही जब उन्होंने रन्स मारने शुरू किए, तब सबने कहा कि यार जिमी भाई आप आउट हो जाओ बस। लेकिन उसके बाद फिर बासिल का ओवर आता है और उस ओवर में वो तबाही मचा देते हैं। मतलब आज चितवन के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन जिमी नीशम ने बता दिया कि भाई उनको क्यों लाया गया है और क्यों वो बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के जो तबाही करके आए हैं, अगर वो यहां रिपीट हो जाए तो जो भी ऑपोजिशन हो, जितने भी रन्स हो, वो बैठ करके रोने लगेगा। और लिटरली आज जब जिमी का बल्ला चल रहा था तो लगा कि नहीं भैया नहीं, कोई आकर इसको रोको, वरना टोटल 181 कुछ नहीं है, ये आराम से चेस डाउन हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका दिन अच्छा होता है तो आपके हक में सब कुछ अच्छा होता है। इतना अच्छा होता है कि सुहेल तनवीर भी कैच ले लेते हैं। आज सुहेल तनवीर के कैच लेने पर कमेंटेटर्स उनका मजाक उड़ाते हैं। मतलब आप यूजुअली देखते हो कोई कैच ड्रॉप करता है तो मजाक बनता है, लेकिन सुहेल ने आज कैच ले लिया, तब मुनाली उनका ऐसे मजाक उड़ाने कह यार सुहेल ने कैच कैसे ले लिया, मतलब आज तो मजा ही हो गया, आज तो कमाल ही हो गया, सुहेल तनवीर ने कैच ले लिया। एंड द ओनली रीजन वाज बिकॉज कि पिछले 2 दिन में कुछ बहुत आसान आसान से कैच सुहेल तनवीर के हाथ से छूटे थे। और जब आप इतने सेटर्स छोड़ते हो, बहुत सारी चीजें इसके पीछे ऑब्वियसली बात है। एक पाकिस्तान को लेकर एंगल बहुत सारे लोग निकालते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग को लेकर काफी बार ट्रोल किया जाता है, और फिर उसके बाद सुहेल तनवीर के 2 सेटर्स छोड़ देना, और फिर एक मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक जनरल कैच भी नहीं था, वो अच्छा रिफ्लेक्स, फटाफट हाथ में कैच आया, उन्होंने ले लिया। और वहीं सबने कहा कि नहीं भैया आज चितवन का दिन अच्छा है। आज चितवन का दिन यूं भी अच्छा है कि किशोर मातो, जो कि बेस्ट बॉलर हैं, या वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं ऑपोजिशन के, उनको इस एनपीएल का सबसे एक्सपेंसिव ओवर फेंकते हुए शायद किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज उन्होंने पहले ओवर में 21 रन कंसीड किए, और वो इस पर्टिकुलर एनपीएल का सबसे महंगा ओवर हो गया। लेकिन वहीं इस तरह से रिकॉर्ड्स और भी बने आज, जैसे आज ललित राजवंशी ने बैक टू बैक मेडन ओवर्स डाले, जो कि सिर्फ दूसरी बार इस एनपीएल में हुआ है। और फिर जिमी नीशम ने 18 बॉल में हाफ सेंचुरी कर दी, जो कि फास्टेस्ट है इस एनपीएल की। और वो चितवन जो कि शुरू में बहुत तेज नहीं था, हालांकि पहला ओवर बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद नॉर्मल स्लो डाउन हो गए थे, बट उसके बावजूद आखिरी के 10 ओवर में 118 रन ठोक दिए। पिछले दिन अभी 128 क्या 129 रन विराटनगर के सामने लूज कर दिए थे उन्होंने, लेकिन इस बार थोड़ा टाइट होकर आए। और कुशल मल्ला, जिनका इंतजार शायद हर एक चितवन का फैन कर रहा था कि भैया आप बॉलिंग से वो कमाल कर रहे हो, लेकिन बैट कब चलेगा आपका। मतलब जिस दिन कुशल का बैट चल गया, उस दिन लोग ऐसे थे कि भैया आज तो हम सेटिस्फाइड है, बिकॉज आज कुशल ने रन किए, विकेट ना भी लेने चलेगा। हालांकि जब वो विकेट्स ले रहे थे लोग खुश थे, लेकिन बैट का इंतजार था। और आज जिस तरह से कुशल ने रन किए, ऐसा लगा कि ही वाज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द बेस्ट। आज एक क्रूशल मैच था, आज एक ऐसा मैच था जहां पर चितवन राइनोज जो टॉप 4 वाली सिचुएशन है उससे थोड़ा दूर हो सकता था, लेकिन आज इस मैच को जीत करके उन्होंने प्लेऑफ में जगह जरूर बना ली, और टेबल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर दिया है, क्योंकि अब बड़ी क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी इन द सेंस कि नीचे की जो टीम्स हैं वो बाहर निकल गई हैं। पोखरा के लिए अब कोई जगह नहीं है, विराटनगर के लिए कोई जगह नहीं है, और लुम्बिनी लायंस के लिए भी कोई जगह नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अभी भी 4 टॉप टीम कौन सी होंगी ये डिसाइड नंबर वाइज नहीं हुआ है, कि भैया कौन सी टीम जो फर्स्ट पर ही फिनिश करने वाली है, कौन सी टीम सेकंड पर ही करने वाली है, और कौन सी टीम नीचे की 2 रहने वाली है, वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। सो एक बार स्कोरबोर्ड पर नजर डालेंगे और फिर एक बार नजर डालेंगे टेबल पर कि किस तरह से ये टेबल दिख रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि वो टीम जनकपुर वुल्व्स, जो कि सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रांग, सबसे कॉन्फिडेंट डोमिनेटिंग टीम लग रही थी, वो नीचे आकर के 4th पर फिनिश हो जाए, या फिर 3rd पर, क्योंकि 3rd 4th एक ही बात है, वो 3rd पर फिनिश हो जाए, और टॉप 2 टीम्स जो हैं वो कोई और सी बन जाए, और नीचे से कोई टीम उठ करके टॉप 2 पे चले जाए। सो यस, वी विल डेफिनेटली लुक एट दी पॉइंट्स टेबल, लेकिन उससे पहले विल टॉक अबाउट द स्कोर कार्ड, क्योंकि हसन, जिन्होंने शुरू में अच्छे रन किए बट उसके बाद कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, 28 रन पर आउट हो गए, बट देन कुशल मल्ला एंड रवि बोपारा, ये मिडिल ऑर्डर चितवन को लेकर चल रहा है बहुत टाइम से। और रवि और कहीं ना कहीं कुशल मिलकर के वो चीज देते हैं जहां पर आप देखो चितवन की अच्छी बॉलिंग है, अगर ये दोनों चल जाते हैं तो अच्छी बैटिंग भी दिख जाती है, अच्छा स्कोर भी लग जाता है, और अगर चितवन की बॉलिंग के सामने अच्छा स्कोर लगा हुआ है तो वो उसको डिफेंड कर लेंगे। हाँ, विराटनगर के सामने काफी रन कंसीड कर दिए थे, लेकिन एक आधा मैच में वो चलता है, बट वी ऑल नो कि इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, और इस वजह से ये अभी तक अपनी बॉलिंग से काफी ज्यादा सक्सेस जनरेट कर चुके हैं। और अक्सर सुहेल तनवीर और रिजान धाकल आकर के शुरू में विकेट्स निकाल लेते हैं, और ऐसा आज भी ऐसा ही हुआ था कि भाई शुरू में आए, विकेट्स निकाले, और फिर सामने वाली टीम थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। अगर उनकी किसी भी टीम की ओपनिंग अगर डाउन हो जाए तो वो कमजोर हो जाएगी। सो यस, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई इस एनपीएल में कुछ नेपाल को मिला हो ना मिला हो, कुछ फास्ट बॉलर्स और कुछ स्पिनर्स बहुत अच्छे मिल गए,
और कुछ ओपनर्स की भी लगातार बात हो रही है, वो भी मिल गए। सो उसमें एक नाम रिजान धाकल का भी है। हालांकि इनको पहले भी हमने देखा है खेलते हुए, जानते हैं लोग, लेकिन जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो और सुहेल तनवीर के साथ जब आप स्पेल शेयर करते हो, तो यस, एनपीएल से पहले और एनपीएल के बाद बहुत सारी चीजों में तब्दीली होती हुई दिखती है। सो उसके बाद बासिल और सुहेल तनवीर लास्ट में थे। सो आपने 180 रन किए 5 विकेट पर और 181 का टारगेट दिया सामने वाली टीम को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरू में रन नहीं आने की वजह से एक बार फिर से हमें वही देखने को मिला। आसिफ बहुत देर तक खड़े रहे, कुछ नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज होगा कि भाई जिमी नीशम जहां पर रन्स कर रहे थे वहीं पर आसिफ खड़े थे। 26 बॉल उन्होंने खेली और 23 रन किए। 26 में 23, जहां पर जिमी नीशम 24 में 65 मार चुके हैं, आपका जो खिलाड़ी है वो नहीं कर पा रहा है। सो यस, आसिफ को लेकर के लगातार क्वेश्चन हो रहा है कि भाई T20 के लिए शायद ये सूटेबल नहीं है, और उनके रिप्लेसमेंट के लिए अब तो लाइन लगी हुई है। अब तो लिटरली लाइन लगी, अब तो कुशल ब्रुटेल की रिप्लेसमेंट की लाइन लगी हुई है। अनिल शाह जिन्होंने 1-2 मैच में रन किए बट वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आसिफ उनसे पहले हैं, आरिफ उनसे पहले हैं। ये वो कुछ नाम है जो आपको टीम से हो सकता है बहुत जल्दी साइड होते हुए दिखे और कोई और खिलाड़ी इस टीम में जगह बनाता हुआ दिखे। सो यस, अनिल एक बार फिर से नहीं चले, रिजान धाकल ने उनका विकेट ले लिया, सुहेल तनवीर ने लहिरू मिलांता का ले लिया, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, और वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन पर चले गए। सो आधा से ज्यादा ट्रबल तो वहीं पर सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद जिमी नीशम का जो महम आया, जिमी नीशम ने जिस तरह से तबाही मचाई, वहां पर चितवन जो है वो बहुत परेशान हो गया कि भैया यहां कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन इवेंचुअली सुहेल तनवीर ने वहां पे उनको छुटकारा दिला दिया और फिर मैच जो है वो पूरी तरह से उनके हाथ में आ गया। बट यस, इफ यू टॉक अबाउट जनकपुर बोल्स बॉलिंग, तो वहां पर आपको एक तो ललित दिखेंगे। जैसे मैंने कहा, ललित ने आज 2 बैक टू बैक मेडन ओवर्स डाले और ऐसा सिर्फ दूसरी बार इस एनपीएल में। और अगर T20 में आप ये काम कर रहे हो, इट शोज कि भाई आप जबरदस्त कर रहे हो। और वो भी बैटिंग एक बार में वो खिलाड़ी कर रहा है जो कुछ 20-21 रन एक ओवर में मार चुका था। हसन बैटिंग कर रहे थे एक बार में, जो पूरा ओवर मेडन खेल कर गए थे। सो यस, ये कारनामा खुद में बहुत बड़ा है और आगे जाने में आप देखोगे कि आप ललित को ज्यादा कंसिडर होते हुए टीम में देखोगे, विच इज अ गुड साइन कि भाई जब अच्छा कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उनको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। वहीं आज किशोर माथुर का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा। पहली ओवर में बहुत कंसीड कर दिया, फिर बाद में तो कमबैक कर लिया, बट पहले में बहुत रन कंसीड कर दिए थे उन्होंने, और शायद इसी वजह से आज उनका स्पेल भी कंप्लीट नहीं कराया गया। खैर उसके बाद अगर आप देखते हो तो कि रिजान धाकल 2 विकेट उनको मिलता है, 3 ओवर वो करते हैं। सुहेल तनवीर 4 ओवर 2 विकेट उनको मिलता है, और फिर कुशल मल्ला हर बार की तरह गेंदबाजी में कमाल करते हुए दिखते हैं। सो ये जो पूरा यूनिट है ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अब ये पॉइंट्स टेबल में कितना खतरा कर सकता है दूसरी टीमों के लिए, या इस टाइम पर पॉइंट्स टेबल कैसा दिख रहा है, उसमें सबसे पहली चीज यू विल सी कि जनकपुर बोल जिनके 7 मैच हो चुके हैं, मतलब 4 जो हैं टीम, उसमें से 2 ऐसी जिनके 7 मैच हो चुके हैं। सो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। 7 में से 10 पॉइंट जनकपुर के पास हैं और 7 में से 8 पॉइंट चितवन के पास है। अब चितवन भी इससे ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे जरूर आ सकता है, लेकिन जनकपुर जो है वो नीचे अभी भी आ सकता है, क्योंकि सुदर पश्चिम के पास 2 मैच बच रहे हैं। सुदर पश्चिम का एक मैच जो है वो पोखरा एवेंजर से, दूसरा करनाली याक्स से। अगर करनाली याक्स ने सुदर पश्चिम को हरा दिया, सो यस, करनाली के पास चांस है ऊपर आने का। बट अगर सुदर पश्चिम ने पोखरा को हरा दिया एक अच्छे गैप से, तो वहां पर सुदर पश्चिम जो है वो एक एडवांटेज, एक बोनस, एक बूस्ट लेकर के ऊपर चढ़ जाएगा, और फिर उसका टॉप ऑफ द टेबल जाकर के वहां से वो इत्मीनान से जो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आप पहला खेलो, अगर जीत गए तो फाइनल, हार गए तो आपको एक और मौका मिलता है, उस वाले पॉइंट पर आप रहोगे। सो अभी फिलहाल सबकी नजर होगी करनाली वाले मैच में, जो कि बाद में होने वाला है। बट उससे पहले एक काठमांडू गोरखा भी है जो नीचे 5th पोजीशन पर बैठी है, इस इंतजार में कि क्या पता कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखने को उनको मिल जाए, क्योंकि 6 मैच हैं और 6 पॉइंट है। अगर आप अगला मैच जीतते हो तो आपके पास 8 पॉइंट होंगे, लेकिन आपको बड़ी मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैच जो है वो बिराटनगर से। बिराटनगर अगर जीत भी जाता है तो कुछ नहीं कर सकता, और हार जाता है तो उनको बड़े मार्जिन से हारना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर 8-8-8 पर 3 टीम है। सुदर पश्चिम का 8 है, चितवन राइनोस का 8 है और करनाली याक्स का 8 है। सो आपके सबसे क्लोज जो है वो करनाली याक्स है, बिकॉज 0.09 उनका नेट रन रेट है और आपका -0.5 है। तो आपको एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा बिराटनगर से, तब आप ऊपर जगह बना सकते हो। अगर नहीं जीतते हो बड़े मार्जिन से तो आप नीचे रहोगे, और उसके बाद करनाली याक्स के मैच को देखना होगा कि वो अपने मैच को कितना क्लोजली हारते हैं, बड़ी मार्जिन से हारते हैं या फिर बड़े मार्जिन से जीतते हैं या क्लोजली जीतते हैं, वो नेट रन रेट वाली बात आ जाएगी। सो यस, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई एनपीएल जो है वो एक अच्छा इवेंट निकलेगा, एक ऐसा इवेंट जहां पर लास्ट में जाकर चीजें डिसाइड होगी, और ऑलमोस्ट सारे फन, चाहे सुपर ओवर देखो, लास्ट बॉल फिनिश देखो, हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखो, लो स्कोरिंग थ्रिलर देखो, हमने सब कुछ देखा। और वो आकर के इस पॉइंट पर एंड हुआ कि 4 में से 3 टीम फिलहाल बाहर है, एक टीम और है जो आपको एक मैच में और क्लैरिटी हो जाएगी कि वो रहेगी या नहीं रहेगी। फिर उसके बाद बचेंगी वो 4 टीम्स जो प्लेऑफ खेलेंगी। खैर, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी टीम जाने वाली? अभी भी वही सेम सवाल के वो कौन सी टीम जाने वाली है टॉप 4 में नंबर वाइज?
तीन तो क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन नंबर अभी डिसाइड नहीं। सो नंबर वाइज वो कौन सी चार टीम होने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पर मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर। अगर आप चितवन से हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज बस बच गए आप।